दोस्तों, एग्ज़ाम स्टेशन चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक्चुअली क्या था, कुछ टाइम से मैं वीडियो डालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं डालने के इशू की वजह से, लेकिन अब वो इशू बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो अब अपन जो भी आपको मैं उस दिन सिलेबस बताया था उस दिन, उसके अनुसार मैं आपको सारे टॉपिक अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जो एग्ज़ाम में आते हैं हमें उसी हिसाब से पढ़ना है। कोई फालतू के हमें इतने ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। के वाइज आएंगे क्वेश्चन तो अपन वही करते जाएंगे, तो उस हिसाब से आपका कोर्स और जरूर सिलेबस अच्छे से हो जाएगा आपका। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो आप एक नोटबुक ले सकते हैं। उस नोटबुक में मैं जो आपको पॉइंट बताता जा रहा हूँ बस आप वो लिखते जाइए। आपको कोई दूसरी तीसरी बात नहीं करनी है, ठीक है। तो एक्चुअली अभी मैंने जैसे आपको बताया था उस दिन 51 दिन का आपका सिलेबस लॉन्च हो रहा है एयरफोर्स वालों के लिए भी। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि जैसे के तो अभी जैसे कि आपके बहुत चलते भी है, जैसे एसएससी में अभी लगभग जीएस का 50 नंबर का पैटर्न आता है। तो उस 50 नंबर में लगभग जैसे 15 नंबर के आपके करंट अफेयर आएंगे और समथिंग। लेकिन इसमें आपके जो फिजिक्स का जो पोर्शन रहेगा वो आपके रहेगा लगभग 5 से 7 नंबर का, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़नी है कि आपको ये 5 से 7 नंबर बोझ नहीं लगे। तो आपको कंसेप्ट वाइज पढ़नी है और जो एग्ज़ाम में आएगी आपको मैं उसी पैटर्न से ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो चलिए, मेरा नाम है जयदीप चौधरी। अब अपन फिजिक्स का पहला टॉपिक चालू करेंगे। चलिए चलते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि यूनिट जो होती है जिसे अपन बोलते हैं इकाई, ठीक है। और दूसरा है मेजरमेंट यानी कि जिसे अपन मापन संख्या बोलते हैं, जिसे आप मापनी होती है। तो क्या है कि आप जैसे कोई भी चीज़ है उसको अगर जैसे आप खुद की ही बात कर लो, तो आप यूनिट को कैसे, आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करोगे मैं किस यूनिट का हूँ। आप मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है। तो आप जैसे आप मेल हैं, आपके बाल भूरे हैं, तो आप जैसे ये जो यूनिट होगी ना आपकी, जैसे फिक्स है, जैसे आपका नाम जयदीप चौधरी है, आप यूनिट के अंदर से भी आपको फिक्स बता दिया कि मेरा नाम जयदीप चौधरी है। वैसे आपका नाम कुछ रमन है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो एक यूनिट होगी उसकी, तो उसको डिस्क्राइब करने की पार्ट हो गया। फिर दूसरी बात रहती है मेज़रमेंट। अब जैसे मान लो कि मेज़रमेंट है, कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेज़र करनी रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को आप देख के तो बता नहीं सकते कि इतना फोर्स लगा रहे हो, तो उस फोर्स को मेज़र करना रहेगा। तो उस मेज़रमेंट्स जो होती है, जो मतलब एक फिक्स फिजिकल क्वांटिटी को जो एक बताएगी किसी डिवाइस पे, तो उसको अपन बोलते हैं मेज़रमेंट्स, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं। इस टॉपिक के बारे में हमको ब्रीफ डिस्कशन बता दिया, अब अपन आगे जानेंगे। तो उससे पहले अपन जान लेते हैं कि फिजिक्स खुद क्या है। तो फिजिक्स एक पार्ट है साइंस का, ठीक है। तो उसके अंदर आपको फिजिक्स के अंदर क्या रहता है कि कुछ भी धरती पे हो रहा है, कुछ भी, धरती, गैलेक्सी, आप इवन आपके बॉडी के अंदर भी, तो वो जब जो कुछ भी हो रहा है वो एक फिजिक्स है, ठीक है। अब जैसे कि अब आप अपनी उंगली हिला रहे हैं, तो आप उंगली भी जैसे ही हिला पाएंगे क्योंकि वो एक आपके बॉडी से आप फोर्स लगा रहे हैं, या फिर आपको जो ब्रेन जो है वो आपको एक मतलब एक एक्शन दे रहा है कि हाँ आप हिला सकते हो, ठीक है। उसी हिसाब से आप चलते हो, तो आपको चलने के बाद आपका फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन भी एक टाइप का फिजिकल मेजरमेंट है, या भी फिजिकल यूनिट है, वो भी एक तरह की, जिसमें आप फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से आप चल पा रहे हो। इमेजिन करो आप फ्रिक्शन नहीं हो तो आप चल सकते होगे, आप सीधा नीचे गिरोगे। तो वही चीज़ है, ठीक है। अब ये तो जो लिखी हुई है तो डेफिनेशन है जो किताबों में भी लिखी आती है और हज़ारों किताबें मिलती है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आपके काम का हो। माइंड में यही चीज़ रखी है। अब इसमें क्या लिखा वो देख लेते हैं एक बार। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड मास। माने कि जो एनर्जी होती है या मास का जो भी इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो वो जो मिलके जो चीज़ें बनती है, यानी एनर्जी और मास बन के जो चीज़ें धरती पे होती है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो एक फिजिक्स कहलाती है। समझ गए बात को। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी फिजिकल, मतलब जो किताबों में लिखी लैंग्वेज होती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स खुद क्या होती है। तो फिजिक्स क्या होता है कि जो भी आपके यूनिवर्स में हो रहा है
उसको आप एक लॉ या फिर एक आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल के थ्रू जैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी लॉ एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसके फॉर्म में आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फिजिक्स। यानी यूनिवर्स में जो भी हो रहा है उसको आप एक लॉ और प्रिंसिपल के फॉर्म में लिखते हैं, वो होती है फिजिक्स। जैसे कि अब आप मान के चलो कि ये एक पत्थर है, ये नीचे गिरा है, तो भैया ये पहले तो फिजिक्स के अंदर आपको क्या पूछेगा कि पहले तो पूछेगा हाउ एंड दूसरा पूछेगा वाई। समझ रहे हैं? तो हाउ का मतलब होता है कि भैया ये पत्थर नीचे क्यों गिरा, क्यों गिरा भैया, कि भाई ग्रेविटी लगी इसमें इसलिए गिरा, या फिर ऊपर से फेंका है इसलिए गिरा। ठीक है। अब वाई, अब क्यों गिरा भैया, कि भैया या तो इसको फेंका गया है, या फिर कोई इस किसी को इसमें फ्रीली फॉल हुआ है, या फिर इसको ड्रॉप किया गया है, या फिर धीरे धीरे किसी लिफ्ट के साथ में आ रहा है, इसकी एसिलरेशन है, इसका वेलोसिटी है, इसकी स्पीड है, वॉट एवर जो भी हाइट है, तो वो सब जो आप नापते हैं तो वो उसका आप आंसर आ गया वाई। ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई आपकी। अब इससे क्या होगा कि अपन इस मेज़रमेंट से अपन क्या होता है कि अपन फ्यूचर भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि अगर अपन किसी का फ्यूचर बता सकें कि भाई किसी की मेजरिंग करके आप फ्यूचर बता सकें, तो वो होती है फिजिक्स। अब भैया आपने तो पढ़ा फिजिक्स, ओम्स लॉ होती है और वो पास्कल लॉ, आर्किमिडीज लॉ, बॉयंसी प्रिंसिपल, वो सब चीज़ें फिजिक्स पढ़ी आपने। भैया वो भी फिजिक्स होती है, लेकिन फिजिक्स हर चीज़ में फिजिक्स होती है। समझ रहे हैं? देखिए अब जैसे मान लो कि अब इसका मास है, इसका खुद का वेट है, उसकी खुद की हाइट है, तो आप खुद के हिसाब से भी तो कुछ लेके आएंगे कि भैया क्या आप कि ये कुछ हथियार वगैरह, कुछ डंडा वगैरह कुछ इसके हिसाब से लेके आएंगे। पता पड़ेगा भैया वो है लोगा और तुम डंडा लेके आए हो बिल्कुल पतला सा, है ना। तो भैया जब आप इसको देख के अज्यूम कर सकते हैं ना कि भैया इसका मास इतना होगा तो मुझे डंडा इस हिसाब से लेके आना है, तो वो भी एक टाइप की फिजिक्स है। ठीक है। आई होप आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अपने अगले पेज पे। एक बार इसको साफ कर दिया जाए। तो अब अपन चलते हैं अपने अगले पेज पे। तो वो आती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक्चुअली होती क्या है कि भैया कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो चीज़ होती है जो आप किसी मेजरिंग डिवाइस पे आप उसको ले सके या उसको मेज़र कर सके किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, या फिर कि जैसे कि आपको कोई डिस्क्राइब कर सके लॉ का, कोई फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब जो लॉ होता है उसको अगर डिस्क्राइब कर सके, ठीक है, लॉ को डिस्क्राइब कर सके, उसको अपन कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट पे भी आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आप फिज़िकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि आपने, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मास हो गया। ठीक है। मास को आप मेज़र कर सकते हो। फिर आप वेट को मेज़र करते हो, आप जैसे वेट मशीन आती है उस पर। ठीक है। और जैसे आप स्पीड को मेज़र कर सकते हो, आपको बताया था ओडोमीटर। ठीक है। प्रेशर को मेज़र कर सकते हो। ठीक है। वैसे भी इस सब जो भी सब चीज़ें होती है, अगर आप इसको इंस्ट्रूमेंट पे मेज़र कर सकते हो, वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है। मतलब जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती है जिसको आप जिसका आप मतलब मेज़र माप ले सको, हिंदी में कहें उसको, उसका आप माप कर सको, वो होती है मेजरिंग क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है। तो अब बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है। एक तो होती है जिसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटीज़। तो भैया इनका मेन डिफरेंस क्या आता है कि वेक्टर जो होता है उसको तो आप लेते हैं, डायमेंशन भी होता है उसका, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन भी होता है, और दूसरा होता है उसका ये मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड माने उसकी जैसे एक लेंथ मान लो, मास मान लो, तो उसकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी। और डायरेक्शन हो गया, जैसे ये डायरेक्शन हो गए, ये सारे डायरेक्शन में आ गई। ठीक है। ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो भैया वेक्टर वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप डायरेक्शन भी देखते हैं
और जिसके अंदर आप उसकी मैग्नीट्यूड भी देखते हैं। तो जिसमें दोनों देखते हैं उसको तो आप कहते हैं वेक्टर मात्रा, और जिसको आप सिंगल, जिसमें आप मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसको आप कहते हैं स्केलर मात्रा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो अपन इसको और आगे से पढ़ते हैं। अब जैसे दूसरी है स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा भैया कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ मीडियम इन द मैग्नीट्यूड ओनली। लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं अपन, या फिर जिसमें आप केवल परिमाण देखते हैं, तो उसको आप कहते हैं स्केलर। ये भैया एक स्केल हम कैसे नापेंगे, ये 10, भैया ये 10 मीटर की है और ये 5 मीटर की। तो भैया ये तो बराबर हुई नहीं, ये भी मेजरेबल है। लेकिन ऐसा होगा भैया ये भी 10 मीटर की, ये भी 10 मीटर की, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसमें ये होती स्केलर, जिसमें आपको डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ती। अब जैसे वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, प्रेशर हो गया। अब जैसे मैं आपको ये बात करूँ, ये काम आप इस घर के इस कोने में कर रहे हो, 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 सेम इंटेंसिटी के साथ, यानी मैग्नीट्यूड सेम है आपका। तो भैया ज़रूरी थोड़ी ना कि आप इस कोने में काम कर रहे हो तो इस कोने में अलग अलग आ जाएगा, या फिर डायरेक्शन का फ़र्क पड़ जाएगा। भैया आप यहाँ से यहाँ उठ के चले गए तो आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, नहीं ना। तो वही चीज़ होती है। उसके बाद पावर की भी बात कर लो। पावर तो भैया आप अब जैसे आप फ्रिक्शन है तो भैया पावर, यहाँ इधर धक्का लगा रहे हो, आप जोर लगा रहे हो उधर, तो ऐसा थोड़ी ना भैया इधर धक्का लगोगे फिर सेम इधर 10 न्यूटन का लगा रहे हो और इधर 10 न्यूटन का लगा रहे हो तो फ़र्क आ जाएगा, है ना। सॉरी 10 जूल का, जूल न्यूटन तो फोर्स हो गया, 10 जूल का। ठीक है। तो भैया इधर 10 जूल की पावर लगा दी तो क्या इधर कम सरका, और इधर 10 जूल की पावर लगा दी इधर ज़्यादा सरक गया, ऐसा तो नहीं होता ना, बराबर ही सरकेगा। तो वो स्केलर हो गई। ठीक है। अब उसके बाद टेम्परेचर भी होता है, एंगल, मास, वॉल्यूम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सब मतलब एक स्केलर की ही पार्ट है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं वेक्टर की। तो भैया वेक्टर वो चीज़ है जिसमें कि आप उसको मतलब जिसमें आप मैग्नीट्यूड भी देखोगे, यानी परिमाण भी देखेंगे आप, और उसमें आप डायरेक्शन भी देखेंगे। तो भैया जैसे आपने लेके चले इधर कि भैया इस से आपको, चलो छोड़ो आपको और अच्छे से समझाते हैं कि भैया ये आदमी है, ये आदमी इधर जा रहा है। ठीक है। इसकी हाइट है भैया 10, ठीक है, 10 फुट का। और सेम यही आदमी है तो, और ये इधर जा रहा है, इसकी हाइट है 5 फुट, डायरेक्शन सेम है। लेकिन क्या ये वेक्टर क्वांटिटी बराबर होगी, या फिर यानी ये ए है और ये बी है तो क्या ए इक्वल्स टू बी होगा, नहीं होगा किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि भैया ये डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें और क्या दे रखा है, जैसे कि अब इसके एग्जांपल की बात करें अपन, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फ़र्क तो पता ही होगा। डिस्टेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट, हाँ डिस्टेंस जो होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है कि भैया आप इस पॉइंट से जा रहे हो, इस पॉइंट से जा रहे हो। तो डिस्टेंस में तो ऐसा होता है ना भैया, जैसे आप राजस्थान गुजरात की बात करें, फिर एक एमपी हो गया, तो आप कह रहे हो कि भैया राजस्थान से एमपी की डिस्टेंस इतनी 500 किलोमीटर है, और यहाँ से एमपी से गुजरात की 600 किलोमीटर है। तो इसलिए अपन डिस्टेंस इसलिए अपन पॉजिटिव नापते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी के रेफरेंस से कुछ ना कुछ प्लस ही होता है डिस्टेंस। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई ऐसी पोजीशन को चेंज कराते हैं अपन, कि ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, तो ए से बी पे गया और वापस बी से ए पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका बिल्कुल जीरो हो जाएगा। समझ रहे? तो ये होता है। और या फिर ये इसके रेफरेंस में अगर इधर चला गया, सॉरी इसके रेफरेंस में अगर इधर चला गया तो ये माइनस में हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट सारे हो सकता है। तो मतलब वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फिर आप वेलोसिटी की बात करें, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भैया डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी भी इधर आ गया। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कहीं पे भी एक भी अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो जो जिसका बारे में आपसे पूछ रहा है ना वो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब जैसे आप वर्क के बारे में आपसे बात करूँ मैं, तो वर्क क्या होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों वेक्टर वेक्टर एक्चुअली माइनस हो जाएंगे, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
उसी तरह से होता है, तो वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना, तो आपका मतलब हो सकता है ये वही मतलब प्लस माइनस जैसे रूल चलेगा इसमें, ठीक है ना। अब जैसे आपको फोर्स की बात करूँ, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसिलरेशन। अब एसिलरेशन आपने देखा एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पता पड़ गया फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब मास आपको जैसे अब प्लस माइनस का रूल कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ, प्लस आपको लेना है स्केलर, ठीक है, और माइनस आपको लेना है वेक्टर, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई। अब इधर देखो, इधर ये भी आपके वेक्टर है, इधर ये भी वेक्टर है वर्क के अंदर, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी क्या हो गया, स्केलर। तो इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अपन आगे की बात करते हैं। तो फिर आता है भैया अपने मेजरमेंट सिस्टम। तो क्या रहता है मेजरमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको कोई चीज़ नापनी रहेगी, तो उस चीज़ को नापने के लिए क्या होता है कि भैया कि आज मैं आपकी बात करूँ, आप कह दो कि नहीं भैया मेरे को तो 10, तुम मुझे 10 किलो दे फल दे, तो भैया मैं कहूँगा 10 किलो के अनुसार भैया आप तो मुझे फिक्स 12 ही दोगे, और मैं कहूँगा नहीं 10 किलो के हिसाब से मुझे तो 15 दे। तो भैया ये लड़ाई मिटाने के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम लाया गया है मेजरमेंट का, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है, जैसे मान लो ट्रक हो गया, कार हो गया, तो उनके लिए क्या किया, कुछ एक फिक्स एक 3 आपने फंडामेंटल चीज़ें बता दी गई, जिसमें मास लेंथ और टाइम होता है। ये बेसिक चीज़ होती है, अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप 90% कोई भी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एम के एस मीट्रिक सिस्टम लॉन्च किया गया, उसके अंदर क्या होता है कि लेंथ को आप नापते हैं मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकेंड में। उसी तरह सी जी एस जो कि फ्रेंच सिस्टम है, उसको आप मास लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर में, मास को लेंगे ग्राम में, टाइम को लेंगे सेकेंड में। और एफ पी एस है जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, उसको आप फीट को लेंगे मतलब लेंथ को लेंगे फुट में, मास को लेंगे पाउंड में, और टाइम को लेंगे सेकंड में। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें आपको फंडामेंटल चीज़ें अगर आपको पता रहेगी ना, तो आप मेरे कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो और ये जो ये डिवाइड इस हिसाब से हो रखी है कि भैया जो बड़ी चीज़ होगी उसको मीटर में, किलोग्राम और सेकंड में ले लेना, टाइम को सेकंड में इस छोटा इसलिए लेते हैं क्योंकि भैया टाइम को माइक्रो सेकंड में तो लेने से रहे, ठीक है। और 60 सेकंड से बड़ा तो कुछ होता नहीं है, फिर 60 घंटे या फिर 24 घंटे है, एक दिन में 24 घंटे लगभग इतना छोटा ही रहता है, तो इसलिए अपन टाइम को सेकंड में ही लेके चलते हैं ये लोग। उसके बाद क्या रहा कि भैया चलो ये तो तुमने बना दिया, अब इनकी लड़ाई हो गई कि भैया भाई ब्रिटिश वाले कहते हैं कि नहीं भैया हमारी चलनी चाहिए पूरी भाई, फीट पाउंड और सेकंड चलना चाहिए। फिर फ्रेंच वाले बोले नहीं भैया हमारी चलनी चाहिए, कि भाई अच्छा होता बड़े बड़ा छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा चलना चाहिए। तो उस चीज़ की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए क्या लाया गया, ऐसा ही सिस्टम लाया गया, इसको आप इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या रहा गया कि भैया कह दिया गया कि 1 kg है ना, वो 1 kg 1000 ग्राम ही रहेगा भैया, दुनिया में कहीं चले जाओ तुम, ठीक है। वैसे अब जैसे 1 पाउंड है, तो 1 पाउंड होता है 453 ग्राम ही रहेगा, भले तुम दुनिया में कहीं चले जाओ। तो वो चीज़ हो गई है। तो इस चीज़ के लिए एक फिक्स एक ऐसा यूनिट ला दिया गया, इसको बनाया तो गया तो 1960 में, लेकिन इसको लॉन्च करते करते इनकी 12 बज गई थी भैया तो इसलिए अब इसको 1971 में इसको फाइनली एक्सेप्टेड कर लिया गया था, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मेजरमेंट सिस्टम की आपकी बात। चलें आगे। तो उसके बाद अपन लेके आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स यानी जो किसी पे डिपेंड ही ना करे। डिपेंड जैसे कि भैया फंडामेंटल यानी बिल्कुल बेसिक है। तो भैया अब मैं आपकी आपकी बात करूं, अब आप लोगों का फिजिक्स का अगर बेसिक क्लियर होगा तो मतलब आपका फंडामेंटल क्लियर है। जब फंडामेंटल क्लियर है तो आप बड़ी से बड़ी फिजिक्स आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि भैया लेंथ की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, तो आगे लेंथ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही वाली बात है। तो इसके अंदर इसके लिए भी एक फिर 7 बेसिक चीज़ें आई गई, ठीक है। तो उन बेसिक चीज़ों के अंदर क्या था, जिसमें लेंथ थी, मास था, टाइम था। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, तो 90% या 80% जो आप डायमेंशंस निकालते हैं ना, तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है, ठीक है। तो जैसे लेंथ के लिए होता है मीटर, उसको सिंबल होता है एम, मास के लिए केजी, किलोग्राम।
तो उसी के लिए इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में लिखते हैं, जिसको होता है ए से लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं जगह आई से भी लिख देते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर को केल्विन लिखते हैं के से, और कहीं कहीं जगह इसको थीटा से भी डिफाइन करते हैं, सॉरी क्यू से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है, इसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें वो फ्लक्स वगैरह होता है, जैसे लाइट सोर्स होता है, उससे अपने कितनी एनर्जी निकली है, कैंडल पावर निकली है, इतने डिस्टेंस तक लाइट होती है, तो वो जो निकालते हैं जिसमें जैसे फ्लक्स होता है वगैरह, तो वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसको आप कैंडेला से डिफाइन करते हैं, ठीक है, सी ए से डिफाइन करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो मोल होता है, तो उसको आप एम ओ एल से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेसिक। भैया अब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन कुछ और कुछ चीज़ें साइड में भी होती है, समझ रहे हैं ना। अब आपने आपने जैसे टेंथ क्लास तो पूरी कर ली, लेकिन भैया 11th 12th भी तो करनी पड़ेगी पूरी आके, तभी तो कॉलेज में घुसेंगे। तो ये वो 11th 12th जैसा ही सिस्टम है इनका। तो दो सप्लीमेंट यूनिट्स भी होती है, ठीक है, जिसमें एक होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को आप लिखते हैं रेडियन से, जैसे आप 2D होता है तो इसको आप लिख सकते हैं 2D, तो आप प्लेन एंगल रहता है। या फिर आप डी के ऊपर देखते हो तो ये जो सारे एंगल रहते हैं ना, ये 90 डिग्री या 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो ये सारा आपका आता है 2D में। फिर आप बात करते हैं सॉलिड एंगल की, यानी स्टेरेडियन की, तो उसको आप डिफाइन करते हैं SR से। तो मैं आपको स्टेरेडियन का एक बार थोड़ा बता देता हूँ मैं, स्टेरेडियन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई चीज़ 3D में होती है ना, तो उस 3D में लिखने के लिए आप उसको स्टेरेडियन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक आपने एक कोन बनाया, ठीक है। अब ये जो हो गया, इसका हो गया पूरा एरिया, और इसका जो स्लांट साइड होती है इसको लिखते हैं आप आर से। तो ये जो आपका 3D जो बना रहा है ना एंगल, ये पूरा ये 3D एंगल जो बन रहा है, इस पूरे 3D एंगल को आप कहते हैं स्टेरेडियन या फिर सॉलिड एंगल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू होता है ए एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो आप फॉर्मूले से निकालते हो ना, तो उसको आप सॉलिड एंगल या स्टेरेडियन कहते हैं, ठीक है। तो ये भैया ये पूछा भी गया है कि भैया ये SR किसकी यूनिट है, सिंबल SR होता है या फिर स्टेरेडियन ब्रैकेट में ये किसका होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलें आगे, चलिए सॉरी। फिर उसमें क्या होता है कि कुछ बेसिक मेजरमेंट क्वांटिटीज़ आती है, जैसे कि मेजरेबल यूनिट होती है, जैसे कि आपको लेंथ, मास और टाइम बता दिया। तो टेम्परेचर का केल्विन होता है, बेसिक होती है बिल्कुल, तो बेसिक यूनिट केल्विन होती है टेम्परेचर की। लेंथ की मीटर होती है। अब वेट होता है, अब वेट आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन में होता है। अब आधे लोग वेट और मास में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो वेट और मास क्या होता है, वेट का तो फॉर्मूला होता है, वो होता है mg, यानी मास इंटू ग्रेविटी। जब आप जो वेट नापते हैं ना, ये इसी टेबल पे जाके वेट नाप, मतलब सॉरी, जो मेजरमेंट यूनिट होती है उसमें वेट नापते हैं ना आप लोग यहाँ पे, तो आपको पूरी बॉडी का जो ग्रेविटी के अनुसार जो मास पड़ता है ना, उसके ऊपर जो mg होता है, तो इसको आप लिखते हैं न्यूटन से वेट को, और मास होता है kg, किलोग्राम में, ठीक है ना। जब मास क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आप एक मिनट, जैसे कि मान लो मास में क्या होता है, आपने एक चीज़ ली, तो उसके अनुसार ये इतना सा पार्ट होगा ना उस पूरे के रेफरेंस में, तो इस पूरे को मिला के जो बोलते हैं वो मास होता है। तो मास आपको एक kg में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम आपने लिख दिया क्यूबिक मीटर में। फिर आपने डेंसिटी लिख दिया, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, तो डेंसिटी हो गई। फिर प्रेशर भी लिख दिया आपने पास्कल में, फोर्स लिख दिया न्यूटन में। तो ये बेसिक यूनिट्स हो गई आपकी, ठीक है ना, आप ये कॉपी में ज़रूर लिखेगा। फिर अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ये टॉपिक का क्वेश्चन रेलवेज, डिफेंस, एयरफोर्स, NDS और जो आपकी SECs होती है, ये भी आज SECs का ट्रेंड तो अभी 2018 से चालू हुआ है, जिसमें क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो मैं आपको डायमेंशन के बारे में बता दूँ, डायमेंशन होती क्या है। एक बार तो मैं आपको ये थ्योरी लिखी वो पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरी तरफ से बताऊँगा डायमेंशन होता क्या है। तो डायमेंशन होता ये है कि जो फंडामेंटल बेस और जो डिराइव यूनिट्स होती है, या फिर जो मौलिक आधार या व्युत्पन्न इकाइयाँ, तो वो होती है आयामी विश्लेषण, ठीक है ना। या फिर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन मैकेनिज्म कैन बी मेजर इन यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम।
मतलब कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है जो अपन नाप सकें जिसको, विच आर यूज इन मैकेनिज्म कैन बी मेजर इन द यूनिट। और जो भी जैसे आप फिजिकल क्वांटिटी है, आपने कोई भी मैकेनिज्म में आपने उसको यूज़ किया है और आप उसको मास, जैसे डब्बा लिया आपने, डब्बे का मास कितना है, 10 किलो, ठीक है, या फिर इसका उसके बाद इसका लेंथ, उसके बाद इसके अंदर जैसे मान लो ये मास लेंथ हो गया इसका। और कोई कोई जैसे होता है जैसे स्पीड के अंदर भी लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस पर ओडोमीटर निकालते हैं, उसमें टाइम जो मेज़र भी कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मेज़र करते हैं। तो वो सब चीज़ों को मिला के एक जो बेसिक यूनिट होती है उसको आप कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो ये तो हो गई आपके, ये जो थ्योरी लिखी हुई थी ये लैंग्वेज। अब मैं आपको बताऊंगा मेरी बात में कि क्या होता है डायमेंशन। डायमेंशन तो मेरे अनुसार डायमेंशन क्वांटिटीज़ क्या होगी कि कोई भी जैसे कोई फंडामेंटल यूनिट अपन रेस करते हैं, मतलब कोई भी जैसे फंडामेंटल यूनिट आप निकाल रहे हैं, जैसे कि आपने फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास का क्या होगा एम केजी में, ठीक है, या फिर आपको लिखते केजी में। और एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मास का तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी 1 मिनट, यानी क्या हो गया केजी इंटू मीटर प्लस सेकंड स्क्वायर। केजी यानी केजी को क्या लिखेंगे m1, और मास का अब लिख दिया आपने, सॉरी मीटर हो गया, डिस्टेंस हो गई तो उसको लिख देंगे L1, और सेकंड स्क्वायर है यानी नीचे से ऊपर गया कितना हो गया -2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, ये हो गई, समझ रहे हैं ना। तो मतलब किसी भी यूनिट को या फिर फिजिकल क्वांटिटी को आपको किसी डायमेंशन को पावर देनी हो, इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से एक्सप्रेस करना हो, तो उसके लिए आप इसका डायमेंशन यूज़ करते हैं। समझ गए ना बात को। तो ये है मेरी लैंग्वेज डायमेंशन निकालने की, ठीक है। तो चलिए अब ये नीचे लिखा हुआ है जैसे कि आपको बेसिक है, इसको अपन क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, इक्वल्स टू, आपको मैंने 3 बताई थी, M L A, ठीक है, MLT, तो मतलब मास, लेंथ और टाइम, A यानी एम्पियर करंट, और K यानी टेम्परेचर के लिए होता है, और CD यानी कैंडल पावर ल्यूमिनस फ्लक्स, और मोल जैसे आपको बताया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सब चीज़ें से आप एक डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, ठीक है। चलिए आगे। अब यूनिट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ पीछे अच्छे से। यूनिट खुद क्या होती है, यूनिट क्या होती है, इट इज़ द यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेजर आर कॉल्ड यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप मेज़र करते हैं उसको आप कहते हैं यूनिट को, ठीक है। अब जैसे कि कैपेसिटी ऑफ लेंस को आप बोलते हैं डायोप्टर, टेम्परेचर को आप केल्विन, डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और एक वो अभी बहुत फेमस भी चल रहा है, अभी नाम जाने भूल गया उसका मैं, रोंगस्टन नाम है शायद, RS से डिफाइन करते हैं इसको, ये भी चलता है। पावर के अंदर रेट ऑफ वर्क यानी पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो चेंज, तो थोड़ा सा वर्क डन किया उसका पावर बोलेंगे। तो पावर जैसे पावर की यूनिट हो गई वाट हो गई, ठीक है। और प्रेशर हो गया, और प्रेशर को आप लिखेंगे पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं तो आपको यूनिट्स के अंदर होती है। और मैं आपको और भी आगे यूनिट्स जो लिखी हुई है आप इनको कॉपी में लिखिए, और ये यूनिट्स आपके कहाँ काम आएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट उन यूनिट्स को देख के आप डायमेंशन निकाल सको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कभी कभी क्या होता है कि आपको फार्मूला नहीं दे रखा होता है, अब फार्मूला याद भी नहीं होता है, तो क्या होता है कि कभी कभी आपको यूनिट्स जो होती है ना, कहीं पे भी किसी भी जगह यूनिट दे रखी होती है, तो उस यूनिट को देख के आप सीधा सीधा डायमेंशन निकाल सकते हैं। समझ गए बात को। तो मतलब फिज़िकल क्वांटिटी, अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। जैसे प्रेशर एक फिज़िकल क्वांटिटी हो गई, इसका आप फॉर्मूले में लिख रहे हो, ठीक है, मास पर यूनिट, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आपने प्रेशर इसको फिज़िकल में डिफाइन कर दिया, यानी आपने इसको फिज़िक्स में लिख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर, अब उसके बाद क्या होगा, इसके आप यूनिट लिखेंगे,
तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स आ जाएगी इसकी। फिर यूनिट्स के बाद आप इसके डायमेंशन लिखेंगे। तो ये सबसे अच्छा जो एक्सप्लेन होता है फिजिक्स के टर्म में तो वो होता है डायमेंशन। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको फार्मूला भी नहीं पता तो आप यूनिट देख के सीधे डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे बात करते हैं अपन फोर्स की हो गई केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। चार्ज की हो गई कूलम। इलेक्ट्रिक करंट की हो गई कूलम सेकेंड एम्पियर। ठीक है, यानी आई इंटू टी क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है। और उसके बाद रेजिस्टेंस का ओम, और कंडक्टेंस का होता है लाइक मिट वो मतलब मोह होता है कंडक्टेंस का। और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का रोंगस्टन होता है। ठीक है। अब स्पीड ऑफ जेट, ये मैक नंबर में स्पीड ऑफ जेट निकालते हैं। जैसे अभी ब्रह्मोस मिसाइल है अपनी, वो मैक में चलती है। ब्रह्मोस 1 ब्रह्मोस 2 ये सब एक इस मैक नंबर पे चलती है। इनका मैक नंबर का मैं आपको आके एक जब अपन फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तब आपको मैं मैक नंबर और अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको। उसमें आपको अच्छे से पता पड़ जाएगा कि ये हाइपरसोनिक सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है वो अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे की। तो ये बेसिक यूनिट्स से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर अपने बात आती है इम्पोर्टेंट प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आजकल अपने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है भैया, वो खेलते हैं अपने साथ कि भैया आपको जो जैसे आपको मीटर दे दिया तो आपको माइक्रोमीटर दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो क्या होता है। आपको पिकोमीटर दे दिया तो पता होना चाहिए पिको क्या होता है, 10⁻⁻12। ठीक है। अब फर्म या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, फर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये भी लिख दे, ये यूएससी की यूनिट है। तो आपको जैसे ये जब ये डेका तो होता है, जैसे डिकेड बोलते हैं ना, डिकेड अपन को 10 साल, तो वैसे यहीं से डेका आया है। ठीक है ना। तो अब इसके नीचे माइनस की तरफ जाएंगे तो इनको ये बोलते हैं डेसी, यानी आप डेसिमल जानते ही हो। सेंटीमीटर, इसको डेसीमीटर भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ये फर्मी लिख सकते हो। फिर लिखते हो एटो, लिखते हैं लास्ट में 10⁻18 को। तो ये सब आपको याद करनी पड़ेगी। और ऊपर की तरफ जाएं तो 10⁻2 को लिखते हैं हेक्टो। किलो लिखते हैं 10⁻3 को। मेगा लिखते हैं 10⁻6 को। मेगा ओम, जैसे मेगा मीटर वगैरह सब लिखते हैं। फिर गीगा में लिखते हैं आप 10⁻9। ठीक है। और टेरा में लिखते हैं 10⁻12। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप कॉपी में लिख लेगा। ये आजकल जैसे कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी खूब न्यूमेरिकल बनते हैं, उसमें भी खूब पूछा जाता है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या रहेगा, कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स है अपने साथ, कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं अपने साथ। तो इम्पोर्टेंट यूनिट्स भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ओम मीटर की, कंडक्टिविटी हो गई ओम, मोह, साइमन मीटर, ये सारी होनी चाहिए। फिर वेवलेंथ ऑफ वेव्स है। ठीक है। जैसे एक आर्मस्ट्रॉम हो गई 10⁻10 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में, फ्रीक्वेंसी अपना चैप्टर रहेगा पूरा, जैसे वो भी अच्छे से पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। मोल, 1 मोल जैसे इतना होता है 6.02 एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं जिसे, आपको यह नीचे लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये सब यूनिट्स है बेसिक, और आप अच्छे से इसमें लिखिएगा। जैसे मैग्नेटिक इंडक्टेंस के आप हेनरी बोलते हैं, और टेस्ला बोलते हैं जिसको बी से डिनोट करते हैं आप इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। ये याद होगी आप इनसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आपको जैसे मैंने ये भी बता चुका हूँ, प्लेन एंगल, रेडियन, स्टेरेडियन, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपकी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है। तब अपन आगे चलते हैं। अब जैसे ये आपको बता रखा है न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं अपन। तो न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियस में क्या लिखा होता है भैया कि ये सीधा कि भाई ये फर्मी मीटर में होता है, यानी 10⁻⁻15 इतनी होती है न्यूक्लियस के अंदर में। फिर विस्कोसिटी इज़ द फोर्स दैट अपोज फ्लो ऑफ लिक्विड, ये सब विस्कोसिटी, हनी और इसके बारे में लिखा हुआ है। अब जैसे फ्लो ऑफ लिक्विड होता है ये क्यूसेक में होता है। आई होप आधे लोगों को पता भी नहीं होगा ये क्यूसेक में जाता है। मतलब पानी का प्रवाह होता है ना, जैसे लेक्स में या रिवर्स में, वो क्यूसेक में होता है। आप उसको सेंटीमीटर मतलब मीटर क्यूब में तो निकालने से रहिए, सेंटीमीटर क्यूब में से फ्लो ऑफ वाटर तो कि भैया इतना यहाँ से निकला है। ठीक है। तो वो आप निकाल नहीं सकते, तो इसलिए अपन जो डैम्स वगैरह में लेते हैं ना उसको हम क्यूसेक में लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके बेसिक चीज़ें। अब आपकी आती है सबसे तगड़ी चीज़,
क्या होता है कि भैया ये हो जाती है ना, ये चीज़ें ये इज्जत बचाती है आजकल टाइम में। ठीक है। तो एक ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंस यूनिट का, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला था। ठीक है। अभी बीच में चला भी था, जैसे अभी मैंने एएलपी का पेपर दिया था, तो उसमें ये पूछा था मेरे वाले में कि एक पार्सेक कितना होता है, तो होता है 3.26 लाइट ईयर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था। या फिर एक ये क्वेश्चन था तो हमारे दूसरे वाले में शिफ्ट में कि जो पार्सेक जो होता है वो किसकी यूनिट होती है। ठीक है। तो अब प्रेशर, ऐसे ऑप्शन थे, प्रेशर, वर्क, ठीक है, फोर्स, ये लाइट। अब 4 ऑप्शन ये थे। तो भैया अब आप ही बता देना। तो पार्सेक जो था सीधा लाइट की यूनिट होती है, जो सबसे मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा बड़ी यूनिट कोई नहीं होती लाइट की। तो एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, जो आप, एक मिनट, तो एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि जो आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब जो आपने एक, जो लाइट ने जो एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको आप 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो एक लाइट ईयर बराबर कितना होगा भैया, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। तो मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक लाइट ईयर के बराबर होता है। फिर दूसरा अपन बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एक एयू लिखा है उसको 1.495 यानी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी लाइट की यूनिट है। ठीक है। फिर एक पार्सेक होता है जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लाइट होती है, और एक पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है। और एक पार्सेक होता है 3.26 लाइट ईयर। समझ गए आप बात को। तो ये जो आपको बता रखा हूँ मैंने, ये क्वेश्चन अभी चल रहा था तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर अपन बात करते हैं अब जैसे 1 फुट। अब ये जो यूनिट्स है ना भैया, ये तो आपको बेसिक आना चाहिए भैया। ये जो फिजिक्स जो है ना, ये मैथ्स की सौतन है एक तरह से, ये मान के चलो। अगर आपको मैथ्स आ रही है तो फिजिक्स में भी यूज़ आएगी, और मैथ्स करनी है तो फिजिक्स आनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को याद होना चाहिए भैया आपको। ठीक है। तो अब आपको ऐसा होता है, 1 इंच जो होता है लगभग आपके 2.54 सेंटीमीटर होता है, यानी आपकी अंगुली होती है, जैसे एक फिंगर लोगे उसका 3 सेक्शन होता है। अगर आपको याद नहीं रहे 1 इंच बराबर, तो लगभग आप ऐसे मान के चलना कि जो आपके सेकंड वाला जो पोर्शन होता है फिंगर का 3 में से, उसको पॉइंट मतलब आधा कर लेना। तो इतना होता है आपका 1 इंच। ठीक है ना, 2.5 सेंटीमीटर। फिर आपके बात करते हैं 1 यार्ड कितना होता है। तो 1 यार्ड होता है लगभग 3 फुट के बराबर। अब यार्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक बार। यार्ड बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं गज, हिंदी में बोलते हैं इनको गज। क्या रहता है कि अब जैसा प्लॉट वगैरह का सिस्टम है, तो आप जैसे यहाँ पर लिखते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। 1 यार्ड बराबर हो गया 3 फुट के। ठीक है। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। तो एक 3 फुट का हो गया और दूसरा भी 3 फुट का हो गया, तो टोटल कितना, 9 फुट का हो गया ना। तो ये रहता है। तो क्या रहता है कि अगर आपको गज में बदलना है ना इसको, तो जो भी आपका, जैसे अब कोई बोलता है कि भैया ये मेरा 20 बाय 50 का प्लॉट है। ठीक है। तो लगभग जब 1250 है वो भी फुट है, और ये जो 9 फुट है ये आइडियल होता है। ठीक है। तो आप इसको गज में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इसको जब इसे डिवाइड करोगे तो लगभग आपके आएगा 9 एकम 9, और अच्छा मज़ा आपके लगभग 100-120 फुट के आसपास आइडियल मान के चल रहे, 120 फुट के आसपास है यहाँ। ठीक है। ठीक है। तो अब जब आप इसको देखेंगे तो फिर उसके बाद जो आप मल्टीप्लाई करते हैं एक गज से, गज की रेट से, फिर वो जो आता है ना वो आपको 1 गज होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे एक मील की रेट दे रखी है लगभग, जैसे आपको एक मील की रेट दे रखी है मतलब 1.609 किलोमीटर। उसके बाद 1 पाउंड, जैसे आपको मैंने उस टाइम बताया भी था, साढ़े मतलब 500 ग्राम के आसपास होता है। याद मतलब आपको अप्रोमेक्स याद होना चाहिए ये। ठीक है। एक गैलन में कितना होता है, ये गैलन वाला पूछ रखा है, डायरेक्ट पूछ रखा है रेलवेज में 3.785, और बैरल का भी पूछ रखा है। और ये जो क्वेश्चन था ना क्यूसेक में नाप था, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना।
जो पूछा गया है आपके एयरमैन के अंदर, मैं आपको वापस आपको यहाँ मार्क करने के लिए बता रखा है। ठीक है, तो ये थी भैया अपनी पूरी वीडियो थी आपका यूनिट्स एंड मेज़रमेंट की। और रही बात आपके डायमेंशन निकालने की, तो मैं आपको डायमेंशन निकालना बता चुका हूँ मैं आपको, तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और भी अगर आपको डायमेंशन निकालनी है, यूनिट्स आपको याद है तो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको डायमेंशन और निकाल के बता देता हूँ एक बार। जैसे आप फोर्स की डायमेंशन निकालनी है आपको, तो फोर्स में क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। सॉरी, फोर्स की तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको वापस बताता हूँ। जैसे प्रेशर की, तो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का आपकी जगह निकाला आपने m1 L1 T⁻²। ठीक है, अब उसके बाद एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यानी L⁻²। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 L⁻⁻1 T⁻²। ठीक है ना, तो ये हो गई आपके प्रेशर की यूनिट। तो भैया ये आपको अगर डायमेंशन है याद तो आप ये आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है कि अभी आजकल जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, तो जैसे मान लो कि एम्पेयर्स के टर्म में भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे जैसे एक मिनट, जैसे Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो इसमें आई का जैसे एम्पेयर हो गया और टी का टेम्परेचर, सॉरी आगे टाइम हो गया। तो लगभग क्या हो जाएगी, डायमेंशन m0 L0 T⁻1 A⁻1। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट। ठीक है, और जैसे आपको मैं एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी निकाल के दिख देता हूँ, यानी W इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये आपको पता है कि भाई इन्फिनिटी से कोई चार्ज किसी पोजीशन पे लाते हैं, उस वर्क डन को, किसी वर्क डन जो होता है उसको आप पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन का आपको पता ही है, W1 L2 T⁻²। ये हो गई वर्क डन की। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन की, आप खुद निकालेगा अगर। ठीक है, उसके बाद चार्ज की भी अपन ने देखी थी, एम्पेयर इंटू टाइम। तो जब आप इसको निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, m1 L⁻² A⁻⁻1। ठीक है, और ये T की पावर हो जाएगी -3, सॉरी 3। तो जैसे ये हो गई आपकी पोटेंशियल की पूरी डायमेंशन। तो इसी तरह के आप अगर डायमेंशन क्वेश्चन आप नेट से देखिएगा, गूगल से बिल्कुल सॉल्व करिएगा, तो डायमेंशन क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और यूनिट्स आपको बेसिक याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और आपको अगर मेरे पढ़ाने के तरीके से कोई दिक्कत आई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें बिल्कुल चेंज करिए पढ़ाई के पैटर्न को। मैं आपको बिल्कुल पढ़ाई के पैटर्न में चेंज करूँगा, और जो वीडियो के अब आपकी वीडियो में कोई भी डिले नहीं होगा, और आपको रोज़ शाम को 7 बजे आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।